स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली कक्षा 11 में हम लोगों ने विमीय विश्लेषण पाठ में यह देखा कि विमा क्या होती है और कैसे विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को ज्ञात करते हैं, जिसमें बच्चों हमने आपको बताया था कि जो ये सारणी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारणी में हमने लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल इनको बताया तथा इनके विमीय सूत्र एल, टी, के और डी और म्यू इनके बारे में बताया। बच्चों, विभिन्न व्युत्पन्न राशियों में जैसे हमने लंबाई, विस्थापन, क्षेत्रफल, वेग, चाल, त्वरण, संवेग, बल, आवेग, विभिन्न भौतिक राशियों के इस तरह हमने विमीय सूत्रों को प्राप्त किया। कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य। अब बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं विमीय सूत्रों की सहायता से, इन्हीं विमाओं की सहायता से इनके उपयोग के विषय में। तो बच्चों, विमाओं का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखते हैं बच्चों, विमाओं के उपयोग में हम लोग अपना पहला उपयोग। तो विमाओं के उपयोग में 3 उपयोग हैं बच्चों हमारे। विमाओं के उपयोग में कितने उपयोग हैं? 3 उपयोग हैं हमारे। तो विमाओं के उपयोग में होने वाले हैं बच्चों 3 उपयोग। विमाओं के उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशंस, यूज ऑफ डायमेंशंस। तो इनमें 3 उपयोग में कौन कौन से हैं बच्चों? तो अपना पहला उपयोग है यहां पर विमाओं के उपयोग में, पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना। क्लियर बच्चों? तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में हमको बदलना आना चाहिए। और दूसरा है बच्चों, विमाओं के उपयोग का दूसरा उपयोग, विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो सूत्र की सत्यता की जांच भी करेंगे, की जांच करना। और तीसरा है बच्चों, विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। तो बच्चों, लेते हैं अपने पहले उपयोग को और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो देखे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेहद ही सरल अंदाज में क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं पांडे सर। तो बच्चों, पूरा कंप्लीट देखना है हमको। तो ये जो पहला है हमारा विमाओं के उपयोग में, विमीय विधि द्वारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना। टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू another system।
बेटा मेरे, जैसे किसी भी भौतिक राशि का हम मापन करते हैं, तो भौतिक राशि के मापन में जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने लंबाई का मापन किया, तो जब हम लंबाई को मापते हैं तो कैसे उसका उत्तर क्या आने वाला होता है, हम कहते हैं कि 5 मीटर लंबाई है। तो पहले तो हम किसी मात्रक को लेते हैं और उस मात्रक का उपयोग करके हम उस भौतिक राशि को ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमने मीटर मात्रक का उपयोग किया और मीटर मात्रक के उपयोग से हमने इसका 5 बार उपयोग करके हमने इसका मान प्राप्त किया मापन द्वारा 5 मीटर। तो बच्चों यह जो मापन द्वारा प्राप्त मान है हमारा 5 मीटर, तो इस 5 मीटर में आपको यह ध्यान देना है कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो मान लीजिए लंबाई का मापन हमने किया, तो ये जो मीटर आया है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं मात्रक। क्लियर? और ये जो मान आया है 5, ये हमारा आंकिक मान। तो बच्चों जो यूनिट आ रही है हमारी वो मीटर है और जो आंकिक मान आ रहा है हमारा वो 5 है। क्लियर बच्चों? तो अगर इसी 5 मीटर के मीटर मात्रक के स्थान पर हमने सेंटीमीटर लिया होता तो क्या आता बच्चों, ये आने वाला होता 500 सेंटीमीटर। क्लियर? तो बच्चों अगर हम मीटर के स्थान पर हम मात्रक लेते सेंटीमीटर, तो ये आने वाला होता 500 सेंटीमीटर, और अगर इसी के स्थान पर हमने मिलीमीटर मात्रक लिया होता तो क्या आता बच्चों, तो जब हम मिलीमीटर लेते तो ये आता हमारा 5000 मिलीमीटर। तो क्या समझ में आया? इससे क्या स्पष्ट है? इससे स्पष्ट है बच्चों कि मात्रक को हम जितना छोटा लेंगे आंकिक मान का उतना मान बड़ा आएगा। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान देनी है, किसी भी भौतिक राशि के मापन में, किसी भी भौतिक राशि के मापन में आंकिक मान सदैव मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात का मतलब यह हुआ कि बच्चों हम मात्रक जितना छोटा लेते जाएंगे, मीटर से छोटा है सेंटीमीटर से छोटा है मिलीमीटर, तो मात्रक जितना छोटा होगा इसका आंकिक मान उतना बड़ा होता जाएगा। तो आप देखिए मात्रक को घटाने पर आंकिक मान हमारा बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम समझ सकते हैं इसको कि आंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती है मात्रक के। तो बच्चों अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम और आगे जाकर देखें, तो अब देखिए जब भी अनुक्रमानुपाती नियतांक का चिन्ह हटाएंगे तो इसके स्थान पर एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके स्थान पर एक नियतांक लग जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बनने वाला है आंकिक मान बराबर नियतांक डिवीजन में मात्रक। तो बच्चों इसी को लिख सकते हैं हम आंकिक मान गुणे मात्रक, आंकिक मान गुणे मात्रक बराबर नियतांक। तो बच्चों किसी भी भौतिक राशि के मापन में हम ये कह सकते हैं कि उसके आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। यही चीज बच्चों हम लोगों ने यहां देखी। देखिए 5 आंकिक मान है, मीटर मात्रक है, इनका गुणनफल जो आया, सेंटीमीटर मात्रक है, 500 हमारा आंकिक मान है। तो 5 मीटर को जब सेंटीमीटर मात्रक से हमने नापा, दूसरी पद्धति में मात्रक से नापा,
तो ये हमारा 500 सेंटीमीटर आया, इनका गुणनफल भी एक नियतांक हुआ। इसी तरह बच्चों जब हमने 5000 मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर में मापा तो 5000 अंकिक मान आया, तो इनका गुणनफल भी इन देखिए पहली पद्धति में अंकिक मान गुणे मात्रक, दूसरी पद्धति में अंकिक मान गुणे मात्रक और तीसरी पद्धति में अंकिक मान गुणे मात्रक, तो ये सब बराबर होने वाला है बच्चों। तो यही कह रहा है कॉन्सेप्ट में कि आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो सदैव एक नियतांक होता है। क्लियर बच्चों? तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत ही आराम से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट समझने वाले बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, मन लगाकर देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो बच्चों यदि पहली पद्धति में आंकिक मान तथा मात्रक N1 व U1 है, तो बच्चों तो तथा दूसरी पद्धति में आंकिक मान व मात्रक N2 व U2 है। तब बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि देखिए पहली पद्धति का अंकिक मान N1 है, मात्रक U1 है, तो पहली पद्धति के अंकिक मान और पहली पद्धति के मात्रक के बीच का ये जो गुणनफल होगा वो एक बच्चों नियतांक होगा, और दूसरी पद्धति का जो अंकिक मान आया है और मात्रक आया है इनका भी गुणनफल एक नियतांक होगा। तो बच्चों N1 U1 और N2 U2 दोनों के मान बराबर होने वाले हैं। अब बच्चों इस एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे बदलना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमें बदलना है 1 जूल को अर्ग में बदलिए। क्लियर बच्चों? तो मन लगाकर देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन भी समझ लीजिए कि अब हम क्या करने वाले हैं, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो हम लोग 1 जूल जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, वो भी एसआई मात्रक है MKS पद्धति का, और अर्ग हमारा बच्चों CGS पद्धति का मात्रक है। तो हमें जूल को अर्ग में बदलना है। क्लियर बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका हल देखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली पद्धति। तो बच्चों पहली पद्धति क्या होने वाली है, पहली पद्धति हमारी क्या होने वाली है, तो बच्चों पहली पद्धति है हमारी MKS पद्धति। कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति। और दूसरी पद्धति क्या होने वाली है बच्चों? दूसरी पद्धति होने वाली हमारी CGS पद्धति। क्लियर बच्चों? और पहली पद्धति में हमें जो मान दिया गया है वो 1 जूल दिया गया। क्लियर बच्चों? और जो दूसरी पद्धति में दिया गया है उसमें हमको पता नहीं है कि कितने अर्ग होगा। तो अगर बच्चों हम पहली पद्धति में आंकिक मान निकाले N1 तो वो आने वाला है 1, और अगर बच्चों हम पहली पद्धति में मात्रक निकाले U1 तो इसके लिए आना चाहिए बच्चों हम लोगों को कार्य का विमीय सूत्र। तो आइए यहां पर हम आपको थोड़ी सी जगह है तो इसमें आपको हम सिखा देते हैं। चूंकि कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्लियर बच्चों? बल गुणे विस्थापन। और बच्चों कार्य बराबर बल की जगह हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे मीटर। क्लियर बच्चों? तो कार्य का विमीय सूत्र हमको चाहिए, कार्य W का विमीय सूत्र चाहिए। तो बच्चों देखो द्रव्यमान मास कैपिटल M, और ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो मीटर की जगह लेंथ लिख देंगे और सेकंड की जगह टाइम t लिख देंगे, तो l⁻²। और बच्चों ये मीटर है हमारा, तो यहां पर हम लिख देंगे लेंथ l। तो देखिए बच्चों ml हो गया, क्योंकि गुणे में घात जुड़ जाती है। तो बच्चों ये आ गया हमारा ml² और ये हुआ t⁻²। तो हम लोगों ने एक बार फिर से देख लिया। मान लीजिए कोई बच्चा वीडियो देख रहा है और उसको नहीं पता है कि भाई कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, बिना विमीय सूत्र के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं विमाओं के उपयोग। तो हमने उसको कार्य का विमीय सूत्र बता दिया। तो बच्चों जूल अर्थात ये समझ सकते हैं कि कार्य में द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली पद्धति में द्रव्यमान, और पहली पद्धति क्या है MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है पहली। और दूसरी पद्धति क्या है बच्चों CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो हम यहां पे लिख रहे हैं M1। M1 का मतलब क्या है, पहली पद्धति में द्रव्यमान, और लिख रहे हैं फिर L1। तो दूसरी पद्धति में पहली पद्धति में लंबाई, पहली पद्धति में लंबाई, फिर लिख रहे हैं T1। तो बच्चों L1² है, T1⁻²। क्लियर बच्चों। इसी तरह बच्चों हम लोग देखते हैं अर्ग में। तो भाई इसका दूसरी पद्धति में हमको नहीं पता है कि क्या होगा आंकिक मान, लेकिन मात्रक जरूर पता है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, दूसरी पद्धति में जो द्रव्यमान है वो हमारा होने वाला है M2। जो लंबाई है, मतलब दूसरी पद्धति का द्रव्यमान ग्राम में, G फॉर ग्राम, और ये हो गया L2। तो दूसरी पद्धति में जो लंबाई है वो सेंटीमीटर है स्क्वायर। और बच्चों ये यहां पर हमने लिख दिया है T2। तो दूसरी पद्धति का जो समय है वो बच्चों पावर में -2 हो गया है। तो M2 L2² T2⁻²। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पहली पद्धति में आंकिक मान निकाली और पहली पद्धति का मात्रक निकाली। दूसरी पद्धति का आंकिक मान पता नहीं और दूसरी पद्धति का मात्रक हमने निकाल लिया। लेकिन बच्चों होने वाला है सूत्र हमारा N1U1 = N2U2। तो सूत्र को लगाएंगे और आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लियर बच्चों। तो सूत्र है हमारा N1U1 = N2U2। क्लियर बच्चों। तो ये बनने वाला है हमारा N2 का मान हमें चाहिए, तो ये बन जाएगा N1U1/U2। तो बच्चों N1 का मान दिया है 1, U1 का मान है हमारा M1, L1² T1⁻²। क्लियर बच्चों। और यहां पर जो U2 का मान आने वाला है वो है M2 L2² T2⁻²। क्लियर बच्चों। तो अब बच्चों यहां पर M1/M2 कर देंगे, M1/M2 और इंटू फिर कर देंगे L1/L2, L1/L2। तो ये बच्चों देखो दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों कर देंगे T1/T2, T1/T2। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया हमारा होल पावर, यहां -2 है तो यहां -2 कर देंगे, यहां पर हम -2 कर देंगे। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने N2 के मान को यहां तक प्राप्त किया है। अब इसके आगे बच्चों हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं ध्यान से इसको, एक एक नोट करते चले बच्चों। क्लियर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, एकदम न्यूमेरिकल्स भी बता रहे हैं एक्सपर्ट टेक्निक से। तो एक एक कॉन्सेप्ट समझते चले बेटा। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा पढ़ें बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आज आप बीच में छोड़ रहे हो, सोच रहे हो कल हमको समय मिल जाएगा, तो बेटा समय की एक ही परिभाषा है, गुजर जाता है। समय की एक ही परिभाषा है, गुजर जाता है। अगर आपने आज कॉन्सेप्ट छोड़ा तो जरूरी नहीं कि आप कल तैयार कर लें, इसलिए मन लगाकर पढ़ें बच्चों, पूरा वीडियो कंप्लीट देखें। तो बच्चों यहां पर देखिए N2 = हो गया हमारा। तो बच्चों पहली पद्धति का द्रव्यमान क्या है, पहली पद्धति का द्रव्यमान है किलोग्राम। तो अब हम M1 की जगह लिखने वाले हैं किलोग्राम,
और बच्चों m2 की जगह लिखने वाले हैं दूसरी पद्धति का द्रव्यमान, सीजीएस पद्धति का, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति का, तो यहां लिखने वाले हैं ग्राम। क्लियर बच्चों। और इसी तरह यहां पर आप देखिए पहली पद्धति की लंबाई कह रहा है तो मीटर किलोग्राम सेकंड पहली पद्धति है, तो यहां पर हम मीटर लिखने वाले हैं। और यहां पर देखिए बच्चों दूसरी पद्धति की लंबाई सेंटीमीटर है, तो यहां सेंटीमीटर लिखने वाले हैं, इसको वर्ग कर देंगे। और बच्चों यहां पहली पद्धति का समय सेकंड है और दूसरी पद्धति का भी समय सेकंड ही आ रहा है, तो यहां सेकंड लिख देंगे और यहां पर दूसरी पद्धति में भी बच्चों सेकंड लिख देंगे। तो इस तरह बच्चों ये बन गया हमारा पावर -2, पावर बन गया -2। अब बच्चों ये सेकंड से सेकंड वन टाइम में कैंसिल हो गया। क्लियर। तो n2 इक्वल टू क्या बनने वाला है बच्चों, किलो है तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ और लिखा है ग्राम और डिवीजन में ग्राम। ये यहां पर मीटर है बच्चों, ये यहां सेंटीमीटर है और सेंटी का अर्थ होता है 10⁻², तो ये बन गया बच्चों सेंटीमीटर। क्लियर। और ये हुआ हमारा 1⁻², तो ये बन जाता है 1। ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो n2 इक्वल टू क्या बना बच्चों 10⁻³ 10⁻⁻² जाएगा ऊपर, तो 10⁻³ इंटू, जब इसमें वर्ग भी लगा है बच्चों, ध्यान से देखना ये वर्ग आपका छूट गया। क्लियर। तो इस वर्ग को यहां पर रखेंगे तो ये जब अंश में जाएगा तो घात बदल जाएगी, 10⁻² का होल स्क्वायर और 1⁻² का होगा मान 1, तो इसको छोड़ देते हैं आप। n2 इक्वल टू 10 की घात ऊपर गया तो ये प्लस में हो गया बच्चों, तो माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो 10⁻³ गुणे 10⁻⁴। अब गुणे में घात हो जाएगी, घात जाएगी जुड़, तो 4 और 3 हो गया बच्चों हमारा 7। 4 और 3 क्या होने वाला बच्चों 7 होने वाला है। क्लियर। तो 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, तो ये बन गया हमारा बच्चों 10⁻⁷। अतः हम लोग कह सकते हैं, देखिए n1 u1 बराबर n2 u2 के, तो n1 हमें पता है 1 जूल, u1 पता है 1 जूल, n1 पता है 1, तो 1 जूल बराबर होगा बच्चों n2 की जगह में लिख देंगे 10⁻⁷ और मात्रक इसका लिख देंगे अंग। तो समझ में आ गया बच्चों कि कैसे हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्ता की जांच करने में। लेकिन ध्यान दें, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर घर पर लगाएं। ठीक इसी प्रकार होने वाला है क्वेश्चन। तो आपका जो प्रश्न है उसे आप लिखें, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। तो हमें इसी प्रकार न्यूटन को डाइन में बदलना है। चलिए हम आपको हिंट भी दे देते हैं, न्यूटन जो है हमारा वो MKS पद्धति का में बल का मात्रक है और डाइन जो है हमारा वो CGS पद्धति में बल का मात्रक है। अर्थात न्यूटन के प्लेस में जो आप विमीय सूत्र रखने वाले हैं वो mLT⁻⁻² रखेंगे और जो डाइन के प्लेस में विमीय सूत्र रखेंगे बच्चों वो आप mLT⁻⁻² ही रखेंगे, लेकिन फर्स्ट सिस्टम के लिए 1 बेस में लगा देंगे, सफिक्स में लगा देंगे और सेकंड सिस्टम के लिए 2 सफिक्स में लगा देंगे। क्लियर बच्चों। तो आप मन लगाकर देखें बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझें, पूरा वीडियो अंत तक देखें। पांडे सर जी आपको पढ़ाते हैं पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग अपना दूसरा उपयोग विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। क्लियर बच्चों। सेकंड नंबर हुआ बच्चों विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना, इसी को कहते हैं बच्चों विमीय समांगता का सिद्धांत।
विमीय समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो बच्चों अगर कोई भी हमारी समीकरण या दिया गया सूत्र सही है तो क्या होना चाहिए उसके लिए? उसके लिए उस समीकरण के बाएं पक्ष का विमीय सूत्र उस समीकरण के दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। अर्थात यदि बच्चों कोई सूत्र हमको दिया है F = mv² डिवाइड बाई स्मॉल r, तो अगर ये सही है तो ये बल है तो फिर इसे भी बल ही होना पड़ेगा। मतलब बच्चों किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी सूत्र के बाएं पक्ष में जो दी गई भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र और उसके दाएं पक्ष में दिए गए सभी भौतिक राशियों का जो मिलाकर विमीय सूत्र प्राप्त होगा आपका, वो मतलब इस भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र मिलेगा वो भी बल का ही आना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कहीं बच्चों किसी समीकरण में हमने जैसे मान लीजिए लिखा है y = a + b, तो यहां पर जो a का विमीय सूत्र है बच्चों वही b का विमीय सूत्र होगा, क्योंकि हम उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे से जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर होंगे। जैसे कहीं लिखा है y = a - b, तो बच्चों ये डेफिनेटली ये बात करेक्ट होनी चाहिए कि a का विमीय सूत्र b के विमीय सूत्र के बराबर हो और बाएं पक्ष का दाएं पक्ष के बराबर हो। तो बच्चों विमीय विधि में हम लोग ये देख सकते हैं सूत्र की सत्यता की जांच के लिए, तो किसी दिए गए समीकरण में सदैव बाएं पक्ष का विमीय सूत्र कामा दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए बच्चों। और साथ में आपको यह भी देखना है किसी भौतिक राशि में किसी समीकरण में केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जो समान विमा की होती है। तो बच्चों आप केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिनके विमाएं समान है, जिनके विमीय सूत्र समान है। मतलब बल में आप बल को जोड़ सकते हैं, आयतन में आप आयतन को जोड़ सकते हैं, लंबाई में आप लंबाई को जोड़ सकते हैं, क्षेत्रफल में आप क्षेत्रफल को जोड़ सकते हैं। केवल उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे से जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिनके विमीय सूत्र समान है। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी समीकरण में केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जो समान विमा की होती हैं, और किसी भी समीकरण में सदैव बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम इसका कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल को इसके। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई एक दिया गया समीकरण है, हमारे पास दिया गया समीकरण है। चलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है। दिया गया समीकरण है F = mv² डिवाइड बाई स्मॉल r। अच्छा, F क्या है? F है हमारा
बल। m क्या है? m है द्रव्यमान। ये प्रश्न में आपको दिया रहेगा द्रव्यमान। v क्या है? हमारा वेग। क्लियर बच्चों? और r क्या है? हमारी त्रिज्या। ये मान लीजिए कोई कण है जो किसी वृत्तीय मार्ग में वृत्तीय गति कर रहा है। कण का द्रव्यमान है m और डोरी की लंबाई है स्मॉल r और ये जिस वेग से गति कर रहा है वो वेग है v। तो अगर हम किसी वस्तु को डोरी से बांध करके उसको इस प्रकार घुमाते हैं तो उस वस्तु में केंद्र की ओर, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इस सूत्र को हमें देखना है विमीय विधि द्वारा कि यह सूत्र सत्य है अथवा असत्य है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या होने वाला है? बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र देखेंगे बच्चों, इसके बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या होने वाला है? तो बच्चों बाएं पक्ष में है बल। क्या है? बाएं पक्ष में है बल। तो बल का विमीय सूत्र देखेंगे तो बल का विमीय सूत्र होगा mL/-2। तो इसको कह देंगे बच्चों कथन 1। इसको कह देंगे हम कथन 1। इसी तरह बच्चों हम लोग अगर दाएं पक्ष के विमीय सूत्र को देखें, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र जो बनता है हमारा, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र हो रहा है ये देखिए, पहले है द्रव्यमान तो हम द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M लिख देंगे। फिर है वेग तो वेग का विमीय सूत्र L/-1 लिख देंगे। इसमें लगा है वर्ग तो वर्ग कर देंगे। और फिर ये है बच्चों दूरी, तो दूरी की जगह हम कैपिटल L, त्रिज्या है लंबाई है तो इसको कैपिटल L कर देंगे। अब बच्चों यहां पर हम देखें, इसको सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा m, ये होने वाला स्क्वायर यहां पे भी लगेगा, यहां पे भी लगेगा तो हो जाएगा L²T⁻²। क्लियर बच्चों? और नीचे ये है L, तो L में L को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 2 में 1 सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि बच्चों अगर आप भाग की बात कर रहे हैं तो भाग में घाते घट जाती हैं। तो यहां पर बच्चों हमारा जो दाएं पक्ष का विमीय सूत्र आने वाला है, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र आने वाला है, विमीय सूत्र आने वाला है, तो वो क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा हमारा mL में जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो L⁻2 है, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और फिर बच्चों T लिखा है। तो आप देखिए कथन 2 में, कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि 1 व 2 से स्पष्ट है कि जो हमारा बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र वो दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर है दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के। तो दाएं पक्ष का विमीय सूत्र, तो बच्चों जो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र आ रहा है वही दाएं पक्ष का विमीय सूत्र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण सत्य है। अतः दिया गया समीकरण ये बच्चों F = mv²/r, ये हमारा सत्य है। क्लियर? तो एक उदाहरण को भी देखा है हम लोग बच्चों, इसके एक उदाहरण को भी देख लिया कि F = mv²/r में किस तरीके से ये हमारा दिया गया समीकरण जो है वो सत्य है। क्लियर बच्चों? तो अब इसको आप नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको रब कर देते। तो बच्चों आप ध्यान देना, यदि कोई समीकरण सत्य है तो आपका जो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है वो दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए और समीकरण में केवल उन्हीं भौतिक राशियों को एक दूसरे से जोड़ा अथवा घटाया गया हो जिनके विमीय सूत्र समान हो। क्लियर बच्चों? तो आप रब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। ढेरों क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जुड़े रहे आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ में। यहां मिलता है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, कराए जाते हैं न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। बच्चों आपको मिलने वाली कंप्लीट फिजिक्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें मेरे बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, पूरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले बच्चों। तो देखते हैं अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसी में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम लेने वाले हम लोग क्वेश्चन एक दूसरा,
तो एक उदाहरण और उठाते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये हम एक दृढ़ आधार है और इससे एक सरल लोलक को बांध रहे हैं। अब जब हम बच्चों इसको इससे जो है हल्का सा विस्थापित करके, थीटा कोण विस्थापित करके यहां से इसको छोड़ देंगे, तो बच्चों क्या होगा, सरल लोलक अपनी साम्य स्थिति में फिर से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर साम्य स्थिति में आएगा। तो इधर जाना, फिर वापस साम्य स्थिति में आना, फिर यहां जाना, फिर वापस यहां आना, इसे कहते हैं हम लोग बच्चों आवर्तकाल कैपिटल टी। क्लियर। और ये जो धागे की प्रभावी लंबाई है इसे कहते हैं हम लोग बच्चों एल। ठीक है, तो एल। और बच्चों यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है हमारा जी, पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है, तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण वह वस्तु 1 सेकंड में जब वह स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो कितना वेग में वृद्धि कर लेती है, वही वेग वृद्धि पृथ्वी द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। उसका मान आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है बच्चों। तो ये हमारा है जी, वही गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों जब हम किसी वस्तु को किसी दृढ़ आधार से धागे को लटकाकर उसमें गोलक लटका देते हैं, उसको हल्का विस्थापित करते हैं, तो गोलक इस तरीके से हमारा जो है सरल आवर्त गति करता है। तो बच्चों उसी सरल आवर्त गति में हम बात कर रहे हैं कि सरल आवर्त गति में जो कण का आवर्त काल है कैपिटल टी, सरल लोलक में जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो उसका जो आवर्त काल है कैपिटल टी, वो t = 2π√L/g समीकरण से दिया गया है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण को देखना है कि यह समीकरण सत्य है अथवा असत्य है। तो विमीय विधि का उपयोग करते हुए बच्चों देखेंगे यह समीकरण हमारा सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो t क्या है बच्चों, आवर्तकाल होने वाला है। आवर्तकाल होता है एक दोलन में लगा हुआ समय। क्लियर बच्चों। और L होने वाली है धागे की, और इस लोलक के धागे दृढ़ आधार से इस लोलक के गुरुत्व केंद्र तक जो लंबाई है, द्रव्यमान केंद्र तक जो इसकी लंबाई होगी वो। तो L हो गई हमारी बच्चों धागे की प्रभावी लंबाई, धागे की प्रभावी लंबाई। क्लियर बच्चों। और G है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। क्या होने वाला बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर। तो अब हम देखेंगे यह समीकरण हमारा सत्य है अथवा असत्य है। तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या है हमारा, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है आवर्तकाल कैपिटल टी का। और बच्चों दाएं पक्ष में विमीय सूत्र क्या बनने वाला है, तो दाएं पक्ष का विमीय सूत्र देखना है तो हम लोग देखेंगे कि जो दायां पक्ष है हमारा, वहां 2π का तो विमीय सूत्र है नहीं, स्मॉल l का बना बच्चों कैपिटल L, लेकिन लगा है वर्गमूल। तो बच्चों एक चीज ध्यान दें, t = 2π√L/g में जो हमारा अंडर रूट है इसका मतलब होता है घात 1/2। तो बच्चों यहां पर भी लग जाने वाली घात 1/2, ये हमारी विमाहीन है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है 2π का, तो इसको छोड़ देंगे, घात लग जाएगी L में 1/2। और G जो बनेगा बच्चों हमारा ये त्वरण है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर हमारी लेंथ है तो कैपिटल L लिख देंगे, सेकंड हमारा टाइम है तो T लिख देंगे। तो जब T का स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर जाके बना देगा बच्चों LT⁻², और ये हो गया होल पावर 1/2। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अब देखेंगे कि ये L⁻1/2 है और ये बनेगा नीचे L⁻1/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। अब इसमें बच्चों -2 में जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बनेगा -1। जब -1 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा बच्चों +1। क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारा कैपिटल T। तो ये बना हमारा दाएं पक्ष का विमीय सूत्र, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो बच्चों जो दाएं पक्ष का विमीय सूत्र आने वाला है, विमीय सूत्र वो भी कैपिटल T है। अतः कह सकते हैं कि
सरल लोलक के आवर्तकाल का जो सूत्र T = 2π√L/g दिया गया है बच्चों, वो हमारा सत्य है। तो कथन 2 ये है हमारा, कथन 1 ये है हमारा। चूंकि बाएं पक्ष का विमीय सूत्र बराबर है दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के, अतः कह सकते हैं हम, इसलिए दिया गया समीकरण T = 2π√L/g सत्य है। आपको प्रश्न में बताया जाएगा बच्चों कि T क्या है, L क्या है, G क्या है, फिर इस हिसाब से आप उसके विमीय सूत्रों को रख करके हल करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं ले बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट होने वाला है, बढ़िया मन लगा कर देखिए बच्चों, कॉपी में नोट भी करते चले बच्चों, एक एक समझना है आपको, ठीक है। पूरी क्लास लेनी है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कॉन्सेप्ट। जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से और पढ़े, पूरी क्लास अंत तक देखना है बेटा। एक एक विमाओं के उपयोग समझ लेना, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन हो जाए एकदम। तो मन लगाकर देखेंगे बच्चों। ये जो है हमारा तीसरा उपयोग, विमीय विधि द्वारा सूत्र की स्थापना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। तो बच्चों विमीय विधि के द्वारा हम सूत्र की स्थापना करेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए यदि हमें समीकरण को प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वह भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। क्लियर? अगर हमको यह पता लग जाए कि यह भौतिक राशि अमुक अमुक भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो हम उस भौतिक राशि के लिए सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें यह ज्ञात हो कि अमुक भौतिक राशि अमुक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है कामा, तब हम उस भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित कर सकते हैं। उस भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे उस भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित, तो हमें यह देखना है। तो इसके लिए लेते हैं एक उदाहरण क्या है हमारा, एग्जाम्पल क्या है, माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कोष्ठक में कैपिटल टी, कामा धागे की प्रभावी लंबाई कोष्ठक में स्मॉल एल, कामा गोलक के द्रव्यमान कोष्ठक में स्मॉल एम, तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल कैपिटल टी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो हल में आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए हमको प्रश्न पढ़कर पता लग गया। देखो, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, तो किसके लिए सूत्र स्थापित करना है, सरल लोलक के आवर्तकाल कैपिटल टी के लिए। तो कैपिटल टी निर्भर कर रहा है किस पर निर्भर कर रहा है,
एल पर निर्भर कर रहा है, एल पर निर्भर कर रहा है, गोलक के द्रव्यमान एम पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर कर रहा है। तो जो कैपिटल टी है वो एल, एम और जी पर निर्भर कर रहा है बच्चों। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको मान लेना चाहिए कि माना टी निर्भर कर रहा है। गणित में निर्भर करने को हम लोग अनुक्रमानुपाती के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो टी निर्भर कर रहा है किस पर बच्चों, एल पर, एम पर, जी पर। आपको मानना यह है कि टी निर्भर कर रहा है एल की घात ए पर, एम की घात बी पर और जी की घात सी पर। तो बच्चों अगर हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो इसकी जगह एक नियतांक लग जाएगा हमारा के। तो ये बन जाएगा एल पावर ए, एम पावर बी और जी पावर सी। क्लियर बच्चों। तो अब इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो बच्चों अभी जो हमने दूसरा उपयोग देखा था तो उसमें अगर कोई सूत्र सत्य है तो उसमें बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए और हमें सत्य समीकरण ही लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर कर देंगे। तो विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से जो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है वो बराबर है दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के, दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के। तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र बराबर है बच्चों दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के। अब बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या है, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है हमारा कैपिटल टी, आवर्तकाल का। अब बच्चों अनुक्रमानुपाती नियतांक जो है हमारे यहां पर, तो ये जो के है हमारा, ये यहां के जो है हमारा ये विमाहीन है। ये जो के आएगा यहां, के हमारा विमाहीन है, विमाहीन नियतांक है जिसका विमीय विधि द्वारा सूत्र स्थापित करने के बाद हम मान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसको प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यही विमीय विधि द्वारा सूत्र को स्थापित करने में जो कमी है वो विमीय, ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसका मान ना ज्ञात कर पाना, ये इसकी कमी है सूत्र स्थापित करने में। तो बच्चों अब आया हमारा दाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो दाएं पक्ष के विमीय सूत्र में हम देख सकते हैं, दाएं पक्ष के विमीय सूत्र में देख सकते हैं लंबाई है और लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एल होता है। क्लियर। और द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल एम होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है बच्चों, एल टी पावर -2। क्लियर। तो ये बन गया हमारा पावर सी। तो बाएं पक्ष वाले को हम लिख सकते हैं एम पावर 0, एल पावर 0 और टी पावर 1। इसी तरह दाएं पक्ष में हम लिख सकते हैं एम पावर बी, एल पावर ए प्लस सी और टी पावर -2c। क्लियर। तो अब बच्चों ये दोनों समीकरण बराबर हैं, आधार आधार बराबर हैं तो घात घात के बराबर होगा। तो यहां पर घातों की तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो घातों की तुलना करने पर क्या निकला बच्चों, b बराबर है 0 के, b बराबर है 0 के, l की घात a प्लस सी और यहां पर है 0, तो a प्लस सी बराबर 0। और बच्चों यहां पर -2c = 1 है, -2c = हुआ 1, तो c = आ गया हमारा -1/2। क्लियर। तो c = आ गया बच्चों हमारा -1/2 और इसी c के मान को जब हम यहां रख देंगे, यहां पुट करेंगे तो a = आ जाएगा हमारा +1/2। अब क्या करना है बच्चों, ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में हमको इन मानों को रख देना है। तो समीकरण 1 में यहां लिख देते हैं बच्चों, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a, b तथा c के मान रखने पर, तो इन मानों को यहां रख देंगे। समीकरण 1 में यहां रखेंगे मान। क्लियर बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा t बराबर के l पावर a। तो a का पावर है 1/2, a का वैल्यू है 1/2, तो l का पावर हो गया 1/2 और m पावर b, और b का मान है हमारा 0, तो m पावर हो गया 0 और स्मॉल g का मान आया है -1/2।
-1/2। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा k इंटू एल पावर 1/2 अपॉन जी पावर 1/2, क्योंकि जब ये भाग में जाएगा तो घात धनात्मक हो जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं t इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, बिकॉज ये बन गया हमारा के एल अपॉन जी का होल पावर 1/2। तो ये हो गया t इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी। यहां बच्चों आपको ये देखना है कि अनुक्रमानुपाती नियतांक का प्रयोग द्वारा जो मान आया है वो 2 पाई है, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये हमारा समीकरण स्थापित हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग विमीय विधि द्वारा सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। हमने पढ़ाया आपको विमाओं के उपयोग, जिसमें तीनों उपयोग इसके हमने कंप्लीट कर दिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे और करेंगे उनका डिस्कशन एक एक। जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। बिकॉज बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। निरंतर मेहनत करते रहें, क्योंकि निरंतर मेहनत से आपको सफलता अवश्य मिलेगी बच्चों। तो ओके, बाय बाय। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।